नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे, जहां अपनी लेक्चर ऑन सीआरपीसी की श्रृंखला चल रही है। पिछले अध्याय जो हमने देखे 7 और 6, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस और प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स का सेक्शन 61 to 90 और 91 to 105। आज हम जो नया अध्याय जुड़ा है इसमें 7A, कुछ मामलों में सहायता के लिए प्रतिकारी व्यवस्था तो संपत्ति की कुर्की और संपर्क के लिए प्रक्रिया। ये आपका दंड प्रक्रिया संहिता का जो संशोधन अधिनियम 1993 का था उससे जोड़ा गया है। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं सेक्शन 105A। इसमें डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन दी है। ए का संविदाकारी राज्य मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसे भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है। भारत के बाहर है, कोई देश हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने संधि के माध्यम से उन्होंने आपस में संधि की है, या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की है, कोई अरेंजमेंट किए हैं जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के रूप में हो गए हैं। मतलब वो देश हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है जो आपस में इनके संबंध हो गए हैं आदान प्रदान करने के लिए या किसी भी अन्य तरह के लिए, तो वो काय में आएगा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बारे में उन्होंने बता दिया। पहचान करना के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से उत्पन्न हुई है। मतलब कोई पहचान करना है कि कोई संपत्ति है तो किसी अपराध के करने से उत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की गई है, वो कोई भी हो सकती है। तो पहचान करना उससे संबंधित है, किसकी पहचान करनी है। अपराध के आगम मतलब जो आया है उससे उत्पन्न हुआ है। अपराध के आगम से आपराधिक क्रियाकलापों के जिनके अंतर्गत मुद्रा अंतरणों को अंतर्वलित करने वाले अपराध हैं। परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति या ऐसी की संपत्ति का मूल अभिप्रेत है। यहाँ पे अपराध के आगम, अपराध के माध्यम से जो भी उत्पन्न हुआ है, जो चाहे संपत्ति हो, मुद्रा के रूप में हो, या जिनका आदान प्रदान किया गया है या इसका उपयोग किया गया है, या वो सब संपत्ति जिनके मूल्य के बारे में बात की जा रही है, अभिप्रेत है, वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न हुए हैं, वो सब इसके अंतर्गत अपराध के आगम के रूप में हम देखेंगे। डी है संपत्ति से भौतिक या अभौतिक, जंगम या स्थावर। जंगम या स्थावर, जंगम मतलब हो गई आपकी मूवेबल, स्थावर मतलब इमूवेबल। मूर्त या मूर्त हर प्रकार की संपत्ति और आस्ति तथा ऐसी संपत्ति या आस्ति में हक या हित को साक्षित करने वाला ब्लेक और लिखित अभिप्रेत है, जो किसी अपराध के किए जाने से उत्पन्न होती है या उसमें उपयोग की जाती है और इसके अंतर्गत अपराध के आगम के माध्यम से अभिप्राप्त संपत्ति है। संपत्ति मतलब वो कोई भी रूप हो सकती है, चाहे वो जंगम हो, चाहे स्थावर हो, चाहे मूर्त या अमूर्त हो, किसी भी तरह की संपत्ति हो सकती है और जिसमें अपराध के आगम के रूप में भी कुछ हो सकता है। वो सब के बारे में उन्होंने कहा संपत्ति से भौतिक या भौतिक के रूप में जो है, जिससे वो उत्पन्न हुआ है, वो सब इसमें आएगा। अब डी के बाद ई है पता लगाना। किसी संपत्ति की प्रकृति, इसमें पता लगाना है मतलब सर्च आउट करना है। किसी संपत्ति की प्रकृति, नेचर कैसा है, उसका स्रोत मतलब कहाँ से आई है, उसमें डिस्पोज ऑफ कैसे हो सकता है, संचलन क्या है या नहीं है, हक क्या है, उसमें स्वामित्व क्या है, अवधारण करना अभिप्रेत है पता लगाने में। मतलब वो निकालेंगे उसमें क्या पता लगा। तो ये सेक्शन 105 था जो बताता है परिभाषाओं के बारे में जो इस अध्याय में उपयोग होने वाली हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 105B के ऊपर, व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। अब यहाँ बात चल रही है व्यक्तियों के अंतरण की, मतलब वो व्यक्ति जिन्होंने किसी हमारे जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, संविदाकारी राज्य हैं, वहाँ कोई अपराध किया है, ये वो यहाँ आ गए हैं, यहाँ के अपराधी वहाँ चले गए हैं, तो उनका अंतरण मतलब ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा वो उसके बारे में, सहायता के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इसको। नंबर 1, जहाँ भारत का कोई न्यायालय किसी आपराधिक मामले के संबंध में यह चाहता है कि हाजिर होने अथवा किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है
निष्पादन किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए, वहां वह ऐसे वारंट को 2 प्रतियों में और ऐसे प्रारूप में ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे और यथास्थिति वह न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा। मतलब जैसा भी हमने देखा था समन के वारंटी के मामले में अध्याय 6 अध्याय 7 में, बस यहाँ पे वो समन का पालन कराना है और उसको भेजना है किसी अन्य स्टेट में जो संविदाकारी राज्य है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, तो उसको उस प्रोसेस के माध्यम से वो न्यायालय जो ऐसा चाहता है कि उसकी समन कराया जाए, वारंट का पालन कराया जाए, गिरफ्तारी करने के लिए किसी वारंट का उसको न्याय करना है तो 2 प्रतियों में उसको भेजेगा और निष्पादन कराएगा संविधायिक राज्य में। तो उसका तरीका क्या होगा कि ऐसी 2 प्रतियों को ऐसे न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे। केंद्र सरकार की उसमें पावर रहेगी, केंद्र सरकार उसको निर्दिष्ट करेगा और यथास्थिति वह न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा उसका निष्पादन कराएगा और वो वहाँ पे जो अदर स्टेट है वह न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा उसका निष्पादन कराया जाएगा। मतलब वहाँ पे उसको भेज दिया जाएगा केंद्र सरकार के यथानिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से। तो ये क्लॉज 1 था। क्लॉज 2, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के किसी अन्वेषण या किसी जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति में वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि किसी व्यक्ति की जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में है ऐसे अन्वेषण जांच के संबंध में हाजिरी अपेक्षित है। मतलब इसमें अन्वेषण अधिकारी हो सकता है या अन्वेषण अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ कोई अधिकारी हो सकता है और उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है अधिकारी द्वारा आवेदन किया जाता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी संविदाकारी राज्य में या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है और उसको अन्वेषण या जांच के लिए इसकी आवश्यकता है, तो ऐसा आवेदन जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में ऐसे अन्वेषण जांच के संबंध में हाजिर अपेक्षित है, न्यायालय को यह समाधान हो जाता है। न्यायालय के साथ आवेदन किया है उन्होंने, वरिष्ठ अधिकारी ने, अन्वेषण अधिकारी ने, और न्यायालय को ऐसा भी समाधान हो जाता है कि उसकी आवश्यकता वास्तविकता में है, तो ऐसी हाजिरी उपस्थित है तो उक्त व्यक्ति ऐसे समन या वारंट को तामील और निष्पादन कराने के लिए 2 प्रतियों में ऐसा न्यायाधीश, ऐसा न्यायालय, ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाएगा अधिसूचना द्वारा में, उसको 2 प्रतियों में वारंट या समन भेजा जाएगा और उसमें निर्दिष्ट होगा उसकी जांच के लिए उसको क्या आवश्यकता है। और समन या वारंट को तामील निष्पादन कराने के लिए 2 प्रतियों में ऐसे न्यायालय या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में जारी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट है। मतलब टोटल ये है कि केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मे में वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या न्यायालय उनको समाधान हो जाता है कि जो आपका अन्वेषण अधिकारी है या वरिष्ठ अधिकारी है जिनको अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है और उसकी हाजिरी आवश्यक है, तो न्यायालय, और वो कहाँ पे है कि संविदाकारी राज्य में है या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, तो वहाँ के लिए वो 2 प्रतियों में समन या वारंट उसको तामील कराने के लिए केंद्र सरकार की अनुसार विहित प्रारूप में निर्दिष्ट रीति में उसको समन या वारंट जारी करेंगे। वहीं क्लॉज 3 है, जहाँ भारत किसी न्यायालय को किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त होता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति से उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष हाजिर होने और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, वहाँ वह इसका निष्पादन इस प्रकार कराएगा मानो वह ऐसा वारंट हो जो उसे भारत के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है। सेम थिंग है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वहाँ का कोई व्यक्ति है जिसकी हाजिरी उपस्थिति वहाँ पे चाहिए है और वो न्यायालय चाहते हैं, वो स्टेट चाहती है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट प्राप्त हुआ है, तो उसका निष्पादन भी वो वैसे ही कराएंगे जैसे भारत के किसी न्यायालय द्वारा स्थानीय सीमाओं से परे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट का निष्पादन कराने के लिए जो प्रायोजित है, जो प्राधिकार है, जो विधि है, उसी के तहत उसको भी गिरफ्तार करके कराया जाएगा और उसको वहाँ पर भेजा जाएगा। न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारियों को निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है, तो सेम थिंग मतलब वैसे ही उसको लिया जाएगा, क्योंकि वो जो स्टेट है जो ऐसा संविभाग चाहता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, मतलब संविदाकारी राज्य है।
क्लॉज 4 है, जहां उपधारा 3 के अनुसरण में किसी संविधाकारी राज्य को अंतरित कोई व्यक्ति भारत में बंदी है, मतलब संविधाकारी राज्य द्वारा कोई अंतरित व्यक्ति है और भारत में बंदी बनाया गया है, वहाँ भारत का न्यायालय या केंद्र सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे। मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो चाहते हैं, वहाँ का जो न्यायालय चाहता है, वो भारत की सरकार या केंद्र भारत का न्यायालय या केंद्र सरकार ऐसी शर्तें उन पर अधिरोपित कर देंगे उन बंदियों के ऊपर जो संविधाकारी राज्य के बंदी भारत में हैं। क्लॉज 5 है, जहां उपधारा 1 या उपधारा 2 के अनुसरण में भारत को अंतरित कोई व्यक्ति किसी संविधाकारी राज्य में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित कराएगा कि उन शर्तों का जिनके अधीन बंदी भारत को अंतरित किया जाता है अनुपालन किया जाए और ऐसे बंदी को ऐसी शर्तों के अधीन अभिरक्षा में रखा जाएगा जो केंद्र सरकार लिखित रूप में निर्दिष्ट करे। मतलब केंद्र चाहे अपने कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अपना बंदी है और या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का बंदी भारत में है, तो अपने यहाँ पे उनका बंदी है और अपना बंदी वहाँ पे है और उस पर जो केंद्र सरकार या न्यायालय ने जो शर्तें लगाई हैं तो उनको देखा जाएगा कि वो शर्तें का पालन किया जा रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ के न्यायालय वहाँ पे, वहाँ के न्यायालय यहाँ पे अपनी शर्तों को क्रियान्वित करवा पाएंगे और उनको क्रियान्वित करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, आपस में वो करेंगे। इसको कि उपधारा क्लॉज 5 यही कह रहा है, जहाँ उपधारा 1 या उपधारा 2 के अनुसरण में भारत को अंतरित कोई व्यक्ति किसी संविधाकारी राज्य में बंदी है, वहाँ भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उन शर्तों का जिनके अधीन बंदी को भारत में अंतरित किया जाता है अनुपालन किया जाए और ऐसे बंदी को ऐसे शर्तों के अधीन अभिरक्षा में रखा जाए जो केंद्र सरकार या सरकार लिखित रूप में निर्दिष्ट करे। सेक्शन 105 भी था।